अच्छे तरीके से अगर कोई परिभाषित है, कोई कलेक्शन परिभाषित है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, समुच्चय है। समुच्चय को लिखने का तरीका अलग अलग है, बट है वही सेट। अगर हमारे पास सेट दिए गए हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। समान समुच्चय का मतलब होता है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अमरीश यादव, आप सभी का दृष्टि स्कूल हिंदी मीडियम पे स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर समुच्चय। ठीक है, वन शॉट होने वाला है। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर 1। ठीक है, अगर हम लोग बात करें चैप्टर 1 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो आपको दिख रहा होगा। पहले हम लोग समझेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय एवं उसके प्रकार। फिर हम लोग देखेंगे समुच्चय का निरूपण, मतलब कि कैसे हम लोग समुच्चय को लिखते हैं, सेट को कैसे लिखते हैं। उसके बाद समुच्चय के तत्व, मतलब कि समुच्चय के जो अवयव होते हैं, जो समुच्चय के एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। देन समुच्चय की समानता, रिक्त समुच्चय, सीमित एवं असीमित समुच्चय, समुच्चयों के उपसमुच्चय और आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इतनी सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो पूरे चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्लस क्वेश्चंस भी बनाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इस वन शॉट से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप क्लास 11th में हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अगर हम लोग बात करें समुच्चय की, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, समुच्चय देखते हैं। ठीक है, कि समुच्चय क्या होता है। चैप्टर 1 है हमारा समुच्चय। अगर डिफिनेशन की बात करें कि समुच्चय क्या होता है, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। आपको किस पे फोकस करना है, इस वर्ड पे, सुपरिभाषित। ठीक है, मतलब कि वेल डिफाइंड, अच्छे तरीके से अगर कोई परिभाषित है, कोई कलेक्शन परिभाषित है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, समुच्चय है। जैसे अगर हम लोग स्कूल की बात करते हैं, अपनी क्लास की बात करो, आप क्लास 11th में हो, आपसे मास्टर ने बोला कि जाओ क्लास में से 2 बच्चों को पकड़ लाओ। ठीक है, तो आप जाओगे, रैंडम किन्हीं 2 बच्चों को पकड़ लाओगे। ठीक है, बट अगर बोला गया नाम वाइज कि इनका ये नाम है, इनका ये नाम है, इन दोनों को बुला के लेके आओ, तो आप जाओगे, उन 2 जो बंदों के नाम है उनको लेके आओगे। ठीक है, तो दोनों में अच्छा कौन सा लग रहा है, डिफाइंड अच्छे सा कौन सा लग रहा है, जो नाम वाला है ना, जिसमें नाम बताया गया है कि आपको इस बंदे को पकड़ के लाना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, अच्छे से डिफाइंड होगा। कोई वस्तु होगी तो उसको अच्छे से डिफाइन किया गया होगा। अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, वहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ए है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे हम लोग इसको शो करते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि भाई एक सेट है, ये लिखने का एक तरीका है रोस्टर फॉर्म में। कर्ली ब्रैकेट शो कर रहा है कि ये सेट लिखा गया है ए। ठीक है, और इसमें जो 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखे गए, ये क्या है, इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का संबंध किससे है, ए से, 2 का संबंध ए से, 3 का संबंध ए से, ऐसे करके। ये क्या बता रहा है, बिलोंग्स टू, मतलब कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसा करके। मतलब 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध ए से है, 3 का संबंध ए से है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय कहलाता है, सेट ए। और जो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, अवयव कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट के अंदर है ना, जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। तो आप यहां पे छोटू सा नोट पॉइंट करके लिख सकते हो,
यहां पे एक छोटू सा नोट पॉइंट आएगा, पहला, ठीक है, अवयव एक बार लिखे जाएंगे, ठीक है, और दूसरा इनका क्रम, अवयवों का क्रम, क्रम का मतलब ऑर्डर लिखने, ये जो लिखे गए ना 1 2 3 4, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, अवयवों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आपको समुच्चय समझ में आया होगा। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। जैसे सेट ए है, सेट ए में क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते कैसे हैं कि एक ए से संबंधित है, 2 ए से संबंधित है, 3 ए से संबंधित है। यहाँ पे पॉइंट्स क्या है? अवयव एक बार लिखे जाएंगे, मतलब एक से ज्यादा बार नहीं लिखे जाएंगे। ये जो अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं एक से ज्यादा बार नहीं लिखे जाएंगे, मतलब रिपीट नहीं होंगे। दूसरा, अवयवों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, यही सेम चीज यहां पे भी बताई गई है। अगर हम लोग समुच्चय की बात करते हैं जो गणित में बोला गया है, ठीक है, गणित में बात करें, समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को कहते हैं। ठीक है, और सुपरिभाषित का मीनिंग क्या होता है कि हम स्पष्ट रूप से बता सके कि कोई वस्तु उस संग्रह का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, अगर अच्छे से डिफाइंड है। दूसरा, अगर छोटी सी परिभाषा देखी जाए जो 1 नंबर में पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। 1 नंबर में यही पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या क्या है भाई? भारत की नदियों का संग्रह एक समुच्चय है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि भारत में जितनी भी नदियां हैं उनका एक संग्रह बनाओ, समुच्चय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कलेक्शन समुच्चय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, क्योंकि जब हम लोग भारत में नदियों का संग्रह ले रहे हैं ना, तो उसमें कोई भी नदी छूट नहीं रही, सबको हम लोग लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? एक कलेक्शन कहलाएगा, और ये एक हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय कहलाएगा। दूसरा, क्लास 11 के सभी छात्रों का संग्रह एक समुच्चय है। जहां भी सभी वर्ड यूज होगा, आप शॉर्टकट में ये समझ सकते हो कि जहां भी सभी, ठीक है, जहां भी सभी यूज होगा वर्ड, वहां पे आपका क्या होगा? समुच्चय होगा। आगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब यहाँ पे स्वरों का संग्रह क्या हो जाएगा? एक समुच्चय हो जाएगा। सभी स्वर लेने हैं। विश्व के 10 सबसे प्रतिभाशाली, अब इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। विश्व के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। रीजन, क्योंकि लेखक अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं। जैसे कोई क्रिमिनल स्टोरी अच्छा लिखता होगा, ठीक है, कोई उपन्यास अच्छा लिखता होगा, कोई किसी फील्ड में अच्छा राइटर होगा। आप ऐसे समझो, इसको छोड़ दो। अभी आईपीएल चल रहा है, अगर आपसे बोला जाए कि आप बताओ विश्व के 10 सबसे अच्छे बैट्समैन के नाम बताओ, अब जब आप विश्व के 10 सबसे अच्छे बैट्समैन के नाम ढूंढने जाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहले मुझसे पूछोगे ना कि सर आपको T20 का चाहिए, टेस्ट का चाहिए, या फिर ओडीआई का चाहिए? यही तो पूछोगे। T20 का चाहिए, टेस्ट का चाहिए, या फिर ओडीआई का चाहिए? सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि तीनों में अलग अलग है। उसमें भी आप पूछोगे कि सर स्ट्राइक रेट जिसकी अच्छी होगी उसको चाहिए, या फिर जिसका एवरेज अच्छा होगा। ये सारी चीजें आप ध्यान दोगे ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये अच्छे से आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है। 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हम लोग नहीं बना सकते हैं जब तक बताया नहीं जाएगा कि कौन से लोग हैं। ये व्यक्तिगत है, क्यों है? क्योंकि अलग अलग फील्ड वाले हैं।
ठीक है, तो ये आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्लियर है? समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे गए होते हैं वो क्या होते हैं, सब के सब समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। जैसे समुच्चय में शामिल प्रत्येक वस्तु को उसका अवयव या फिर सदस्य कहा जाता है, एलिमेंट या फिर आपका मेंबर कहा जाता है। अवयवों को आमतौर पर छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे ए है, इसके अंदर 1 2 3 है, 4 है, ऐसे करके। या फिर दूसरा सेट ले लो बी, इसमें ए बी सी डी ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी किसके एलिमेंट्स हैं, बी के। ठीक है, समुच्चय को आमतौर पर बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। यदि समुच्चय ए का एक अवयव है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए से लिखते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए का अर्थ क्या है कि x ए का एक अवयव है, x ए का एक अवयव है या फिर x ए से संबंधित है। दूसरे पे आओ, यदि x समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x नॉट बिलोंग्स टू ए से लिखते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू ए से लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि समुच्चयों का निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है, समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अगर हम लोग इसको देखें कि भाई समुच्चयों को लिखा कैसे जाता है, समुच्चयों का निरूपण आप ऐसे समझो कि भाई आपका घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ और होगा। जैसे घर का नाम क्या होता है, घर वाले ऐसे बुलाते हैं, चिंटू पिंटू, चिंटू इधर आओ, पिंटू इधर आओ। ठीक है, ऐसे बुलाते हैं। बट स्कूल में क्या होता है, स्कूल में एक अच्छा नाम रखा जाता है। ठीक है, तो स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, बट पर्सन तो आप वही होते ना। ऐसा तो थोड़ी है कि स्कूल में आप बदल जाते हो, घर पे आप बदल जाते हो, आप ही होते, बस आपका नाम अलग अलग होता है। सिमिलर यहाँ पे क्या है, समुच्चय को लिखने का तरीका अलग अलग है, बट है वही सेट। जैसे समझाते हैं, जैसे मैंने इसको दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, दो तरीके से लिखते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दूसरा है सेट बिल्डर। ठीक है, पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या है बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि हम लोग एलिमेंट्स को कॉमा के थ्रू अलग अलग करेंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हमने क्या किया, यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं उसको कॉमा के थ्रू अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसी चीज को हमें दूसरे रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट, ये क्या है, सच दैट x इस प्रकार है कि x लेस देन 5, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान से समझो यहां पे क्या बात हो रही है, एक ही मतलब एक ही इंसान है, उसको हम लोग अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, बट यहां समुच्चय पे क्या होगा, सिर्फ दो ही नाम से बुलाओगे, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, कॉमा के थ्रू अलग अलग करोगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, हम लोग फंक्शन के रूप में बनाएंगे। ठीक है, एक फलन बनाएंगे, उसमें रखेंगे। जैसे x सच दैट x लेस देन 5, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे आगे तक जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये लेस देन 5 है, यहां पे क्या यूज हुआ है, लेस देन 5, कि x 5 से छोटा है और नेचुरल नंबर लेना है, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3
4 ही होगा। तो यही सेम चीज इधर भी लिखी गई है। दूसरी चीज, एक और हम लोग सेट लिखते हैं, बी लिखते हैं। बी में क्या लिखोगे भाई? यहां पे हम लोग कुछ और नंबर से लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे। अब यहां पे आप इसको कैसे मेंशन करोगे? बी क्या है? x such that x less than 5 जहां x belongs to whole number। होल नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण, सॉरी, होल नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, मैं नामकरण भी कर देता हूं। इसका मतलब क्या है? n का मतलब प्राकृतिक संख्या। और इसका मतलब क्या है? पूर्ण संख्या। ऊपर वाली क्या है बच्चे? प्राकृतिक संख्या है। दूसरी वाली क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, डन है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब हमें यहां पे कुछ चीजें और भी समझनी है। क्या क्या? ये जो लिख रहे हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज, असमीकाएं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? असमीकाएं, इनइक्वालिटीज। इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, रैखिक असमीकाएं, इसको समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या क्या होता है। यहां पे आपको कुछ इस तरीके से लिखा दिखेगा, x लेस देन वाई, x लेस देन आर इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन वाई, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। ये चार इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ते हैं। ये चार इनइक्वालिटीज आपको दिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? x लेस देन वाई आप कैसे पढ़ोगे? x y से छोटा है, x y से छोटा है। दूसरा दूसरा कैसे पढ़ोगे? x y के बराबर बराबर अथवा छोटा है। अथवा छोटा है। इसको कैसे पढ़ोगे? x y से बड़ा है। ठीक है, x y से बड़ा है। इसको कैसे पढ़ोगे? x y के बराबर अथवा बड़ा है। ठीक है, ये चार चीजें आप समझो। चार इनइक्वालिटीज ही होती हैं। क्या क्या होता है? एक ग्रेटर देन होता है, एक ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है, एक लेस देन होता है और एक लेस देन आर इक्वल टू होता है। एक्स वाई से छोटा है, कैसे पढ़ते हो? एक्स इज लेस देन वाई, एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई के बराबर अथवा छोटा है, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई के बराबर अथवा यहां पे बड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहां पे हम लोग आगे कुछ और भी पढ़ते हैं। वर्ग अंतराल जिसे बोला जाता है, जिसे इंटरवल बोला जाता है। ठीक है, अंतराल, जिसे हम लोग इंटरवल बोलेंगे। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मैं समझा रहा हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला क्या होगा? बंद अंतराल। बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है,
उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बंद अंतराल, खुला अंतराल। जिसे ओपन इंटरवल बोलेंगे। ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू a टू b, ये क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल या फिर बंद अंतराल। x बिलोंग्स टू a कॉमा b। ठीक है। ये ब्रैकेट जब बड़ा ब्रैकेट आपको दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, ये बंद अंतराल लगा है या फिर क्लोज्ड इंटरवल लगा है। खुला अंतराल का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a कॉमा b। अगर हम लोग इसको लिखें तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, x a टू b, कि जो x की वैल्यू है a और b के बीच में भी हो सकती है, a और b के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है। x की वैल्यू a और b के इक्वल भी हो सकती है और a और b के बीच में भी हो सकती है। बट अगर हम लोग इधर आते हैं, इधर क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी वो a और b के बीच में ही होगी, a और b के इक्वल नहीं होगी। ठीक है। a और b के बीच में होगी, इसके इक्वल नहीं होगी। इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं कि भाई नंबर लाइन पे शो करो गुरुजी, देखिए नंबर लाइन पे क्या दिखता है, इस तरीके से दिखेगा कि a इधर है और b इधर है। ठीक है। और जो a टू b हम लोग ले रहे हैं, ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, इतना जो x है a और b के बीच में है। जब इधर आओगे तो यहां पे आपको ओपन करना पड़ेगा। मतलब हम लोग कॉर्नर वाली वैल्यू नहीं रख सकते हैं। x a के इक्वल नहीं है, ना ही x b के इक्वल है, बट x a और b के बीच की वैल्यू है। सिमिलर यहां पे भी x a की भी इक्वल है और a से बड़ा भी है, b के इक्वल है और b से छोटा भी है। तो बंद अंतराल, खुला अंतराल आपको समझ में आ गया। अब इसमें सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड भी आता है। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का मतलब क्या है, एक तरफ से ओपन होगा दूसरी तरफ से क्लोज होगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है। सेमी ओपन, अर्ध खुला अंतराल तथा अर्ध बंद अंतराल। ठीक है। इसको क्या बोलोगे, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। दूसरे वाले को अगर हम लोग देखें तो दूसरे वाले को क्या बोलोगे, अर्ध बंद अंतराल तथा अर्ध खुला अंतराल। ठीक है। किस तरीके से लिखोगे इसको, किस तरीके से, x बिलोंग्स टू, ये क्या है, खुला अंतराल है और ये क्या है, बंद अंतराल है। इस तरीके से इसको कैसे लिखोगे, बंद अंतराल है और दूसरी वाला खुला अंतराल है। इस तरीके से अगर हम लोग इसको देखें कि जो x की वैल्यू है a से बड़ी होगी, b के इक्वल भी हो सकती है और b के छोटा भी है। ठीक है। इधर आओ, इसको कैसे लिखोगे। ठीक है। डन है यहां तक, समझ में आ रहा है। ठीक है। नंबर लाइन पे अगर हम लोग इसको शो करेंगे, किस तरीके से शो करेंगे,
एक तरफ आप क्या करोगे, ओपन करोगे और एक तरफ आप क्लोज करोगे, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और x की वैल्यू इसके बीच में होगी। इधर आ जाओ, यहां पे क्या होगा, इस साइड क्लोज होगा और इस साइड ओपन होगा, a b। ठीक है, क्लियर है? तो ये चार चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बंद अंतराल क्या होता है, खुला अंतराल क्या होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड क्या होता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। और आपको ये भी चीज समझ में आ गई, रैखिक असमका, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, आगे चल के चैप्टर में मिलेगा, बट अभी समुच्चय में नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये समुच्चयों का निरूपण दो तरीके से, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉमा के थ्रू अलग अलग करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलो ठीक है। अब वही चीज यहां पे बताई गई है कि समुच्चय का निरूपण जो रिप्रेजेंटेशन होता है किस तरीके से किया जाता है। देखते हैं भाई किस तरीके से किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरीकों से दर्शाया जाता है, दो तरीकों से दर्शाया जाता है। एक होता है रोस्टर रूप, या फिर इसी को हम लोग सारणीबद्ध रूप बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, नाम वही है। इस रूप में क्या होगा, समुच्चयों के सभी अवयवों को एक सूची के रूप में कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, और अवयवों को अल्प विराम कॉमा के थ्रू अलग अलग किया जाता है। मतलब जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और कॉमा के थ्रू अलग अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, यहाँ पे स्वर लिखे गए हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखे गए हैं। उसके बाद एक समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस पे स्टार लगा लो आप, कि जो समुच्चय है उसमें जब हम लोग एलिमेंट्स लिख रहे हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसमें एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं। आगे पीछे होने का मतलब क्या है कि जैसे सेट ए है उसमें 1 2 3 लिखा है, तो सेट ए को हम लोग 3 2 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 1 लिख सकते हैं, 2 1 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनको आगे पीछे करके भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 लिखा गया है, इसको हम लोग 3 1 2 भी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये 1 1 2 3 है, यहाँ पे 2 बार जो 1 यूज हुआ ना, 2 बार हम लोग यूज नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा गया अवयवों को दोहराया नहीं जाता है, अवयवों को रिपीट नहीं किया जाता है। तो दो यहाँ पे नोट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, एक ऑर्डर मैटर नहीं करता है, दूसरा उसमें जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनको रिपीट नहीं करते हम लोग, केवल एक बार लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे दूसरा कौन सा है, ये दूसरा वाला रूप है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप या फिर गुण प्रकटीकरण रूप। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम समुच्चय के सभी अवयवों को एक सामान्य गुणधर्म का प्रयोग करते हैं, उस समुच्चय के बाहर के किसी भी अवयव में नहीं होता है। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। जैसे यहाँ पे एक सेट लिखा गया है, ये आपका इस तरीके से बनना है 2 4 6 8, उसके बाद 10, ऐसे आगे चला जा रहा है। तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, x सच दैट y इज इक्वल टू 2x, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर लिखे गए हैं ऊपर वाले 2 4 6 8 10, ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 2 के मल्टीपल है, मतलब कि 2 4 6 8 10 ऐसे करके हम लोग x की वैल्यू अगर n रखते हैं, n का मतलब नेचुरल नंबर्स, जैसे जैसे आप नेचुरल नंबर्स रखते जाओगे 1 2 3 4 रखते जाओगे, तो ये y इज इक्वल टू 2x है, तो 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, मतलब ऊपर वाली सीरीज ही हमें मिल रही है।
तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक यहाँ पे आपका फंक्शन लग रहा है। ठीक है, और कैसे लिखा जाता है, एक्स सच दैट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार। एक्स सच दैट जो फंक्शन है उसको लिखते हैं जहां एक्स समुच्चय के अवयव को दर्शाता है और पी एक्स वह गुणधर्म है जिसे एक्स संतुष्ट करता है। ठीक है, और इसको जो ये सेमी कॉलम आपका लगा है इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार की या फिर सच दैट पढ़ा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे यहां पे लिखा गया, सेम वही पीछे वाला एग्जाम्पल है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। दूसरा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 से 5 तक हो गई। अब इसको हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे ये 1 से लेके 5 तक है ना, 5 तक लिखा गया। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स लेस देन 6। ठीक है, और यहां पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन लगा है 5 पर, और हम लोग जब 6 को ले रहे हैं तो 6 पे हम लोग इक्वल का साइन यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन यूज कर रहे हैं। 6 से छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है तो जाहिर सी बात है 5 आएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो अगर मास्टर आपके स्कूल में ये बता दे, ये ना बताए, तो ये मत कहना कि सर गलत बताए हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला क्या है, उन सभी पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग 4 है। पूर्णांक क्या होते हैं, अगर हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं, इंटीजर की बात करते हैं, तो 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 ये वाले नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब के सब नेगेटिव वाले इंटीजर्स कहलाते हैं। और थर्ड क्या होता है, जीरो। जीरो का मतलब जीरो। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तो ये 3 इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है समुच्चय के प्रकार। इतनी चीजें हम लोग समझ गए। अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, समुच्चय का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय का प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ सेट देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट की, एक एक चीज आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या है। पहले की बात करें, पहला क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, नल सेट या फिर इम्पटी सेट। नल सेट या फिर इम्पटी सेट, जिसे हम लोग रिक्त समुच्चय बोलेंगे। दूसरा सिंगलटन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये भाई सिंगल ही होंगे। ठीक है, सिंगल ही मरेंगे। सिंगलटन का मतलब क्या है, एकल समुच्चय। उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमित की, फाइनाइट सेट। फिर हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, अपरिमित जिससे बोला जाएगा। क्लियर है, अपरिमित। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्वल, जिसे हम लोग समान बोलेंगे। उसके बाद हम लोग आखिरी में बात कर रहे होंगे इक्विवेलेंस, जिसे हम लोग सम समुच्चय बोलेंगे। एक और बच जाता है जिसे हम लोग सार्वत्रिक बोल रहे हैं। ठीक है, एक और आपका बचेगा जिसे हम लोग सार्वत्रिक बोलेंगे या फिर यूनिवर्सल।
जिसे हम लोग सार्वत्रिक बोलेंगे। इतने टाइप्स ऑफ सेट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्या क्या? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, उसके बाद आपका क्या आएगा? फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंस एंड इनवर्सल। अगर हम लोग बात करें ये जो टाइप्स ऑफ सेट है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन पे डिपेंड कर रहे हैं कि ये आपका नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, या फिर आपका फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, ऐसी चीज है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। अगर पहले की बात करते हैं, पहले की, नाम से ही पता चल रहा है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, इसमें क्या होगा कि जो सेट होगा वो फाई होगा, मतलब कि कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। दूसरे में एक एलिमेंट होगा, ठीक है, एक होगा। फाइनाइट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड होंगे, ठीक है। ये मैं 4 तक लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप इसका मीनिंग समझोगे, परिमित का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, जिसे आप काउंट कर सकते हो, सीमित होंगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड होंगे, जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। समान, समान में हम लोग दो सेट को कंपेयर करते हैं, जैसे ए है 1 2 3 है और बी है 3 2 1 है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट समान होंगे और उनकी जो वैल्यू है वो भी सेम होगी, मतलब कि जो ए में लिखा होगा वही बी में लिखा होगा। हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? समान समुच्चय है, ठीक है। और सम समुच्चय की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट समान होंगे, ठीक है। सम समुच्चय में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट समान होंगे और इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। इसमें सेम होगी, इसमें दो कंडीशन लग रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी समान होने चाहिए, उनकी वैल्यू भी समान होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट समान होने चाहिए, बट जो सेट के अंदर वैल्यू लिखी गई वो सेम नहीं होनी चाहिए। सार्वत्रिक का मतलब क्या है? कि सबका कंबाइंड, सभी समुच्चयों, सभी समुच्चयों का सेट, इसको हम लोग इनवर्सल बोलते हैं। इनवर्सल नाम से ही पता चल रहा है, इनवर्स जैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी सेट हमको दिख रहे होंगे एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू उसमें होनी चाहिए, ठीक है, उनकी वैल्यू उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई मेरे साथ आप भी रिवीजन करो। पहला क्या है? समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट में पहला है रिक्त समुच्चय या फिर एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ठीक है। अच्छा, इसका जो आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर आप बैच में आके पढ़ना चाह रहे हो तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप पे जाओगे, ठीक है। तो वहां पे आप सर्च करोगे क्लास 11 साइंस हिंदी मीडियम, तो वहां पे आपको ये बैच लाइव मिल जाएगी, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय क्या कहलाएगा? एक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। कोई एलिमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट या फिर रिक्त समुच्चय। इसे फाई या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखना से दर्शाया जाता है। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग जीरो लिख दे रहे हैं तो जीरो एक एलिमेंट कहलाएगा, ध्यान से समझना। अगर
कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग 0 रख रहे हैं तो ये आपका एकल समुच्चय हो जाएगा, सिंगलटन हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक प्राकृतिक संख्या जो 1 और 2 के बीच हो का समुच्चय। आप बताओ 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होगी? 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होगी? आप कहोगे नहीं सर, 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 1 के बाद 2 आता है प्राकृतिक संख्या में, फिर 3 आता है। 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आएगा, 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं आएगा। यही सेम चीज यहां पे लिखी गई है, x बिलोंग, अच्छा ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, जहां x क्या है 1 और 2 के बीच में है, तो क्या आ रहा, 5 आ रहा। दूसरा, उन छात्रों का समुच्चय जो वर्तमान में 10वीं और 11वीं दोनों में पढ़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा होगा जो 10th भी कर रहा होगा और 11th भी कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। वो अलग बात है, सप्लीमेंट्री एग्जाम वाली बात, कि आप 10वीं की भी सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हो, 1-2 सब्जेक्ट में होंगे और क्लास 11th में भी होंगे, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक आपका नल सेट वाली कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, परिमित और अपरिमित समुच्चय। मैंने आपको समझा ही दिया, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो। इनफाइनाइट का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो। कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे? इनफाइनाइट वाले के डॉट डॉट लगा होगा, सीरीज कंटिन्यू हो रही होगी, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता होगा या फिर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे। परिमित का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो। एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वही शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको लिखाया था, और जिन्हें गिना जा सकता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, भारत के राज्यों का समुच्चय, भारत में कितने राज्य हैं आप काउंट कर सकते हो। सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये भी आप काउंट कर सकते हो। और एक सेट है जिसमें 1 से लेके 5 तक नंबर लिखा गया, इसको भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात। अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड ना हो। जैसे यहां पे देख रहे होगे डॉट डॉट लगा है, क्या आप आखिरी वाला पॉइंट ढूंढ पा रहे हो? नहीं पा रहे हो। गिनती ऐसे गिनते जाओ 1 से लेके अनंत काल तक। सर अनंत काल तक? अरे बच्चा अनंत नंबर तक। 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3 आएगा, 10,000, 20,000, 25,000, उसके बाद सर हाँ लाख, करोड़, अरब, खरब, गिनते जाओ, कोई इसका छोर नहीं है। एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, एक लाइन है उस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसका समुच्चय बनाने जाओगे तो हमें लगता है कि 2-3 जीवन, पूरा जीवन ही निकल जाएगा। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अपरिमित। इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, डॉट डॉट दिख जाए सीरीज में। डॉट डॉट अगर सीरीज में आपको दिख रही है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। ठीक है, अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समान समुच्चय। समान समुच्चय या फिर जिसे हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं, क्या होता है, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें बिल्कुल एक जैसे अवयव हो, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है, अवयव हो, बिल्कुल एक जैसे अवयव हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। दूसरे शब्दों में प्रत्येक अवयव जो ए में है वही बी में भी होना चाहिए और प्रत्येक अवयव जो बी में है वो ए में भी होना चाहिए। तो हम लोग इसको ए इज इक्वल टू बी से दिखाएंगे कि हमारा ए इज इक्वल टू बी आ रहा है। क्लियर है यहां तक? डन है। जैसे यहां पे 1 2 3 दिख रहा है, 3 1 2 दिख रहा है, दोनों सेम है, आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम होने चाहिए। ठीक है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 and 2, तो ये दोनों भी तो सेम ही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में ये बार बार पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। उपसमुच्चय, अब बात करते हैं उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है, समझते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। कि मतलब जो ए के एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट है एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर्स हो, वो सबके सब अगर बी में हैं तो क्या कहलाएगा, ए बी का सबसेट कहलाएगा। इसको कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। मतलब कि जिधर इसका फेस ओपन हो रहा है, जिधर फेस ओपन हो रहा है उधर वाला सेट बड़ा होगा। बी की साइड ये फेस ओपन हो रहा तो बी वाला सेट बड़ा है, और ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब बी में है। ए के जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब किस में है भैया, बी में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का है। यदि ए सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी है तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय या फिर प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और इसे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहते हैं। ध्यान से समझना, इसके नीचे इक्वल लगा है। इक्वल का मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट्स बी में होंगे या फिर ए बी के इक्वल हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि ए बी के इक्वल नहीं होगा, बी बड़ा ही होगा। इसमें क्या होगा, बी बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ऊपर वाले में। इसमें बी बड़ा होगा, बी इक्वल नहीं होगा ए के, तो ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय या फिर प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और इसे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी से दर्शाया जाता है। तो बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं कि भैया ये क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है, दूसरा क्या है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। दूसरा, प्रत्येक उपसमुच्चय इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक उपसमुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्यों होता है भाई, कोई भी सेट है उसके जितने एलिमेंट्स होंगे उसी सेट को अगर हम लोग उसके साथ रखते हैं तो उसमें भी वही होंगे। अगर ए में 1 2 3 है तो फिर ए को रखोगे तो उसमें भी तो 1 2 3 होगा। मतलब कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो फाई सभी का उपसमुच्चय होता है। तो इसको भी स्टार लगा लो। अब एक छोटू सा यहां पे एग्जांपल दिया गया है, इसको हम लोग अगले पेज पे लिखते हैं। ठीक है, अगले पेज पे लिखते हैं। जैसे ए है हमारे पास, इसके अंदर 1 2 3 है। जब हम लोग इसके उपसमुच्चय लिख रहे हैं, किसके भैया, ए के उपसमुच्चय लिख रहे हैं, तो उपसमुच्चय में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप फाई लिखोगे। देखो आपको सिखा रहे हैं लिखना कैसे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फाई लिखना है। फिर ये जो जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए इनको अलग अलग करके लिख लो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अच्छा गुरुजी, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, इनको अलग अलग करके लिख दिया। सर आगे क्या करना है, अब आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, दो दो को साथ में लाके लिखना है। तो 1 को 2 के साथ लिख लो, फिर देखो 1 को 2 के साथ लिखा, फिर 1 को 3 के साथ लिखेंगे। अच्छा जी, 1 को 3 के साथ लिखेंगे। 1 का पेयर बन चुका है 2 के साथ भी, और 1 का 3 के साथ भी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं 2 के साथ। क्या 2 का 1 के साथ पेयर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। तो हम लोग आगे की डायरेक्शन में ही देखेंगे। तो 2 को 3 के साथ पेयर बना देंगे, 2 का 3 के साथ पेयर बना देंगे, 2 का 3 के साथ पेयर बना देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों के तीनों लिखे गए हैं, जो भी एलिमेंट्स लिखे गए इनको एक साथ उठा के लिख लो, ये ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, उपसमुच्चय कहलाएंगे। ये टोटल क्या है, उपसमुच्चय है। अब यहां से एक फार्मूला निकल के आता है, कुल उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या, फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर n,
2 की पावर n, इस पे स्टार लगा लो। और एक और लिख लो भाई, कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या। कितना होगा? 2 की पावर n माइनस 1। इस पे भी स्टार लगा लो। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं उचित उपसमुच्चय में, क्या गायब हो जाएगा? ये 1 2 3। अच्छा, यहां पे n क्या है? जहां n समुच्चय में अवयवों की संख्या है। ठीक है, जहां n क्या है? समुच्चय में अवयवों की संख्या। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पे 2 की पावर n माइनस 1 क्यों कर रहे हो? देखो 2 की पावर n क्या है? n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 की पावर n करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल के आएगा। एक हम लोग माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 2 3 वाला माइनस करेंगे, जो सेट गिवन है उसको माइनस करेंगे, तभी तो उचित उपसमुच्चय के आएगा ना, प्रॉपर सबसेट आएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यही सेम चीज आपको यहां पे लिखी गई है, ये जो मैंने आपको पीछे समझाया। ये देखो यहाँ पे 1 2 है और बी में क्या है? 1 2 3 है। यहाँ ए क्या है? सबसेट है बी का, और ए प्रॉपर सबसेट बी भी है, मतलब कि सबसेट होगा तो प्रॉपर सबसेट भी होगा। आगे ए बी सी के उपसमुच्चय हैं। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे? सबसे पहले 5 होगा, 5 सबका उपसमुच्चय होता है। फिर अलग अलग करके लिखा गया है ए बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, फिर बी कॉमा सी, फिर आखिरी में ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर हम लोग इसको उचित उपसमुच्चय लिख रहे हैं तो ए बी सी को हटा देंगे, इसको हटा दो तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर सबसेट है, इसी को अगर हम लोग सेट के अंदर रख लेते हैं, प्रॉपर सबसेट जो आया है हमारे पास, अगर इसी को हम लोग सेट के अंदर रखते हैं तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन देखते हैं। पावर सेट क्या होता है? जिसे हम लोग घात समुच्चय भी बोलते हैं। किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। मतलब कि अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था? इधर ये फाइंड आउट किया था ना, ये उपसमुच्चय है। ठीक है, ये उपसमुच्चय। अगर इसी को यहां पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, इस पूरे को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? हमारा घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे पीए से दर्शाते हैं, पीए से लिखा जाता है पी ऑफ ए। ठीक है, यदि समुच्चय ए में n अवयव है तो उसके घात समुच्चय में 2 की पावर n अवयव होंगे। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n ही होता है। ठीक है, जैसे a है 1 2 है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये जो एलिमेंट्स है 5 1 2 1 2, इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो ये 2 की पावर n पी है। ठीक है, तो कितना हो गया? ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका घात समुच्चय हो गया। आगे बढ़े, सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? वह सबसे बड़ा समुच्चय जिसके सभी उपसमुच्चय विचाराधीन होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। आप ऐसे समझ लो ना कि जितने भी समुच्चय होंगे सबको कंबाइंड अगर करते हो, सबको एक साथ लेके आते हो, तो जो नया वाला समुच्चय बनता है उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे समझो कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो सबके सब का एक जगह मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। आप छोटे मोटे सेट बना रहे हो, छोटू सा सेट, छोटू सा ए बी सी डी, अलग अलग सेट बना रहे हो, सबको अगर एक साथ कहीं ढूंढना है तो आपको यूनिवर्सल सेट के पास जाना है। तो यूनिवर्सल सेट में आपको जो चीजें दिख रही हैं वो भी मिल जाएगा, जो नहीं दिख रही हैं, जो आप आगे चल के खोजोगे वो भी मिल जाएगा।
ठीक है, तो उन सबको कंबाइन करके जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल। इसे आमतौर पे यू से दिखाया जाता है, जैसे नाम का पहला अक्षर है कैपिटल यू, ठीक है। उदाहरण, जैसे हम पूर्णांकों के समुच्चय से संबंधित संख्याओं पर विचार कर रहे हैं, तो पूर्णांकों का समुच्चय z सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। आप ऐसे समझो कि अगर हम लोग लिख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम लोग बात करें जैसे a है हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे करके ये है, तो u क्या होगा, u क्या होगा, पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक क्या है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके। अब देखो ये जो 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं ना, ये सब के सब आपको इसमें दिख रहे हैं, इनके अलावा भी नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा इसमें दिखना चाहिए, तभी आपका ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे यदि हम क्लास 11 के छात्रों के विभिन्न समूहों पर चर्चा कर रहे हैं, तो कक्षा 11 के सभी छात्रों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। जैसे मान लो क्लास 11th में आपके स्कूल में अलग अलग स्ट्रीम होगी, मान लो कोई कॉमर्स का है, कोई साइंस का है, कोई बायो का है, ये अलग अलग होंगे। बट अगर आपसे बोला जाए कि कक्षा 11 के सभी छात्रों का समुच्चय, तो भाई सभी छात्रों में सभी छात्र आ गए ना, चाहे वो किसी भी उसके हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, सबके सब आ जाएंगे ना। बट अलग अलग जब करोगे तो क्या कहलाएंगे हमारे, अलग अलग जब करोगे तो एक सेट कहलाएगा, और सबको एक साथ लेके आओगे तो क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वेन आरेख को भी हम लोग समझ लेते हैं। वेन आरेख क्या होता है, ये वेन आरेख आपके सिलेबस में नहीं है, अभी एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है, बट फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि एक बंदा था जॉन वेन करके, उन्होंने विकसित किया था। समुच्चयों के बीच संबंधों को सचित्र रूप से दर्शाने का एक तरीका है कि जो हम लोग सेट लिखते हैं ए बी सी ऐसे करके 1 2 3, उन्हीं को हम लोग चित्र के माध्यम से लिखेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय को आमतौर पर एक आयत द्वारा दर्शाया जाता है। समुच्चय ए बी सी को आमतौर पर वृत्त या बंद वक्रों द्वारा दर्शाया जाता है जो आयत के अंदर होते हैं। अवयवों को बिंदुओं के रूप में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये यू कहलाएगा, और इनको अंदर के अंदर ये हमारा क्या कहलाएगा, सेट ए कहलाएगा। और एक छोटू सा और सेट ले लेते हैं, तो ये बाहर की जो चीज है इसको हम लोग यू बोलेंगे, और इसको अगर हम लोग सेट ए बोल रहे हैं तो इसको हम लोग सेट बी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ, और ये सब का सब ए वाली चीज, बी वाली चीज और इनकी बाहर वाली सब की सब चीजें ये क्या कहलाएंगी, हमारा यूनिवर्सल कहलाएंगी, ठीक है। वेन आरेख का यूज कैसे कैसे करना है, यूनियन में करेंगे, इंटरसेक्शन में करेंगे, अंतर में करेंगे, पूरक में करेंगे, और बहुत सारी चीजों में करेंगे, ठीक है। अब यूनियन क्या होता है इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब समुच्चयों पे संक्रियाओं की अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट क्या क्या हो सकता है, कि अगर हमारे पास सेट दिए गए हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पहली चीज क्या करेंगे, यूनियन ऑफ सेट, सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन कराएंगे। सम्मिलन का मतलब क्या है कि भाई आपके पास 2 रुपए हैं, मेरे पास भी 2 रुपए हैं, दोनों को मिला लेते हैं 4 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास 2 बुक है, मेरे पास भी 2 बुक है। बट अगर हम लोग ये बोलें कि जैसे मान लो आपके पास मैथ और फिजिक्स की है, मेरे पास मैथ और केमिस्ट्री की है, अब दोनों लोगों की अगर बुक को मिलाया जाए तो हमारे पास क्या होगा, पीसीएम मिल जाएगा ना। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से कि हमारे पास क्या है, 2 बुक है, आपके पास 2 बुक है, ठीक है। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है, मेरे पास फिजिक्स मैथ समझ लो। तो अब आप क्या करोगे, जब दोनों को कंबाइंड करोगे ना, तो फिजिक्स को 2 बार काउंट मत करना। मतलब कि कोई चीज 2 बार आ रही, 3 बार आ रही, 4 बार आ रही, 5 बार आ रही, कितनी भी बार आए उसको केवल 1 बार काउंट करना, ठीक है। बाकी आपके पास अलग चीजें हैं, इनके पास अलग चीजें हैं, तो दोनों को कंबाइंड करके बोलना है, ठीक है। तो अब जो नया वाला सेट बनेगा वो किसका बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, ठीक है। बात समझ में आ गई
कि दोनों को कंबाइंड करना है बट रिपीट नहीं करना है। तो वही सेम चीज यहां पे भी बताई गई है। दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन, मतलब सम्मिलन का मतलब यूनियन, वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव बी के सभी अवयवों के साथ अवयव ए व बी दोनों के उभयनिष्ठ अवयव शामिल होते हैं। ए और बी के सब एलिमेंट्स शामिल होंगे। किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता है, किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता है। इसे ए यूनियन बी से दर्शाया जाता है। ए और बी के बीच में ऐसे ऊपर की साइड यू बना देते हैं, इसे क्या बोला जाता है? यूनियन या फिर सम्मिलन। समुच्चय निर्माण रूप में ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स या तो ए से होगा, एक्स या फिर बी से होगा। बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। इन दोनों को जब आप कंबाइंड कर रहे हो ना, कंबाइंड कर रहे हो तो दोनों के नंबर्स को कंबाइंड करके लिखना है बट रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 है, यहाँ पे 3 4 5 है। तो जब हम लोग दोनों को साथ में लेके आ रहे हैं तो 1 से लेके 5 तक नंबर लिख रहे हैं। अगर चलो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता तो भी हम लोग यही लिख रहे होते, क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो ये क्या कहलाया हमारा? सम्मिलन। अब इसमें क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पहला क्या? विनिमय नियम या फिर कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी के ये फॉलो करता है। मतलब कि इसमें क्या है कि हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। सेट ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा सहचर नियम, कि हमारे पास 3 सेट हैं, इसको ये यूनियन बनाओ। कप नहीं, यूनियन है। 3 है, ए यूनियन बी है, ब्रैकेट में है, बाहर सी है। तो भाई आप किसी भी दो को यूनियन ले लो, फिर तीसरे के साथ यूनियन ले लो, कुछ खास फर्क नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, खास क्या, सेम ही आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तीसरा तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ, कि मतलब अगर हम लोग 5 के साथ यूनियन ले रहे हैं, आप ऐसे समझो कि एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, एक सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। तो जब दोनों को कंबाइंड करोगे तो भाई जो जिसमें एलिमेंट है उसको तो लिखोगे ना। कंबाइन करने का मतलब क्या है? दोनों के सेट जो है, दोनों के जो सेट की वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कंबाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग कंबाइंड करके लिखेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा, क्योंकि 5 कोई एलिमेंट है नहीं, कोई सेट नहीं है, तो ये 5 है, नल सेट है, तो दोनों को कंबाइंड करके यही। अब आइडमपोटेंट लॉ क्या कहलाता है आपका? वर्ग सम नियम क्या कहलाता है? कि अगर दोनों सेट समान ही है, मतलब ए का ए के साथ हम लोग यूनियन ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? हमारा सेट ए आएगा। ए का ए के साथ जब हम लोग यूनियन ले रहे हैं तो सेट ए कहलाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वाला आपका आखिरी वाला क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय इन्वर्सन। अब जब हम लोग U को A के साथ, मतलब एक इन्वर्स है, बड़ा सा है, एक छोटू सा सेट उसमें हम लोग घुसा रहे हैं, तो अब दोनों का अगर कंबाइन करोगे तो बड़ा वाला सेट आएगा ना, जाहिर सी बात है भाई, बड़ा वाला, नहीं तो बुरा मान जाएगा, तो बड़ा वाला यहाँ पे आएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका यूनियन कहलाएगा। आगे बढ़े, अब सर्वनिष्ठ की बात करें, इंटरसेक्शन की। अच्छा, इसका अगर हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन देखें कि भैया जैसे हमारे पास ये सेट है, ये हट जा भाई, हट जा, मैं कह रहा हूं हट जा, ये हमारे पास 2 सेट है। या फिर आप इनको ऐसे देखो, मैं समझाता हूं। ये हमारे पास ए है, यूनियन कर रहे हैं, ये हमारे पास बी है। ये हमारे पास बी है। तो जो न्यू वाला बनेगा, न्यू, न्यू, जो हमारे पास न्यू बन रहा है, जो हमारे पास न्यू बनेगा वो ये बनेगा। ये पूरा का पूरा बनेगा। ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। यही वेन डायग्राम। मतलब 2 सेट हैं ए और बी, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये वाला पिक्चर आपको दिखेगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े हम लोग।
ठीक है, डन है। नेक्स्ट, अगला, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, हमें कॉमन पार्ट ढूंढना होगा। कॉमन पार्ट का मतलब क्या है कि जो ए और बी में दोनों में कॉमन दिखे उसी को हमें लिखना है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। ए है, बी है, दोनों में कॉमन दिखा उसको लिख लो। मतलब अब हम लोग छोटा करेंगे, दो सेट है, दोनों में जो कॉमन आएगा छोटा करके लिखना, ठीक है। दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन वह समुच्चय है जिसमें केवल वे अवयव शामिल होते हैं जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं। जो दोनों में आ रहे हैं उन्हीं को लिखना, बाकी सबको भूल जाओ। इन्हें उल्टे यू से दिखाते हैं भाई, पिछले में ऊपर की साइड यू था, अभी उल्टा कर दिया, तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन या फिर सर्वनिष्ठ। समुच्चय निर्माण रूप में ये जो दोनों में, यहां पे और लगा है, वर्ड यूज हुआ है और, पिछले वाले में क्या यूज हुआ था उसको भी देख लो। या का मतलब और, यहां पे और यूज हुआ है, यहां पे एंड यूज हुआ है। ये बाद में हम लोग पीएनसी में एंड और का रूल पढ़ेंगे, तब वहां पे भी समझेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे ये दो सेट हैं, ए है बी है, इन दोनों को जब आप कंबाइंड करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, तो 3 और 4 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 4 कॉमन आ रहा है, बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है। बात समझ में आई इतनी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इनकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ये क्या क्या फॉलो करते हैं, क्या क्या नहीं फॉलो करते हैं। पहला, विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, जी हाँ, आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करते हैं। दूसरा, सहचन नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ, ये भी फॉलो करते हैं, बिल्कुल आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तत्समक, आइडेंटिटी लॉ, यहां पे अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, ठीक है, आइडेंटिटी ए इंटरसेक्शन फाई, तत्समक आइडम्पोटेंट लॉ, ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये फाई आपका होगा ना, एक सेकंड देखने दो। यहाँ पे चेंज कर लेना, अगर हम लोग इसको ए के साथ कर रहे हो, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, कुछ और भी कहलाएगा। यू के साथ अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ए आएगा, बट अगर हम लोग इसको फाई के साथ ले रहे हैं, ये हमारा फाई आएगा, ये हमारा क्या आएगा, फाई आएगा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े हम लोग। वर्ग सम आइडम्पोटेंट लॉ क्या कह रहा था, अगर हम लोग ए के साथ इंटरसेक्शन ए का ले रहे हैं तो ए ही आएगा। रिक्त समुच्चय का नियम मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, फाई के साथ लोगे तो वही आएगा। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को देख लो, ठीक है, कि भैया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन लगाएंगे। वापस से समझा रहे हैं कि क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। ए का इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी क्या है, ब्रैकेट में है, तो ए का इंटरसेक्शन जब बी यूनियन सी के साथ ले रहे हो तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिखोगे और ये यूनियन यहां पे हो जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलर, इसका जस्ट उल्टा, ए यूनियन बी लिखोगे, फिर इंटरसेक्शन लगाओगे, ए यूनियन सी लिखोगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, चलो। सहचन नियम, वितरण नियम, आगे बढ़ते हैं। असंयुक्त, डिसजॉइंट सेट क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखें कि भैया इनको कैसे सर शो करोगे, जैसे हमारे पास दो सेट हैं, ये है, एक और भाई साहब बना लो, ये हो गए, इनको हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो जो नया वाला बन रहा है वो क्या बनेगा, नए वाले में ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू होगी, यही होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन दिखेगा, ठीक है। आगे, असंयुक्त समुच्चय, कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा कोई सेट जिसमें हम लोग दो सेट को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो क्या कहलाएगा, फाई कहलाएगा।
ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। जैसे ए है 1 2 3 है, बी है 4 6 है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये क्या कहलाया आपका असंयुक्त समुच्चय कहलाया। ठीक है, अब समुच्चयों का अंतर हम लोग देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। समुच्चयों का अंतर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि दो सेट को माइनस करना है, दो सेट का हमें डिफरेंस लेना है, ए माइनस बी करना है या फिर बी माइनस ए करना है, तो जो आगे लिखा गया है सेट उस पे फोकस करना, जो सेट आगे लिखा गया है उसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना, उस पर ज्यादा ध्यान देना। इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि क्या कहना चाह रहा है कि सेट ए में से जो आगे सेट लिखा गया उसमें से पीछे वाले सेट की वैल्यू हटा दो, बाकी सभी लिख दो, और कोई मीनिंग नहीं है इसके। समुच्चय ए और बी का अंतर ए माइनस बी से दर्शाया जाता है वह समुच्चय जिसमें ए के वे सभी अवयव शामिल होते हैं जो बी में नहीं होते हैं। ए के सभी अवयव जो बी में नहीं होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे जा भाई, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ए माइनस बी, ये शेडेड रीजन। अगर हम लोग इसी को दूसरे को बनाएं, तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाएगा बी माइनस ए। ठीक है, और ये बाहर का सेट ए है और ये बाहर का सेट बी है। सिमिलर ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, बी माइनस ए जो शेडेड रीजन है उसको। ठीक है, वही सेम चीज यहां पे भी लिखी गई है, सबकी सब क्या लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में a माइनस बी एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। यहां पे जो हम लोग x की वैल्यू ले रहे हैं वो a से ले रहे हैं, b को हटा रहे हैं, तो ये कॉमन पार्ट भी तो हट जा रहा है क्योंकि ये कॉमन पार्ट b में भी था। ठीक है, दूसरा b माइनस ए सच दैट x बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू a, ये रहा x नॉट बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, जैसे 1 2 3 4 है और b में 4 5 6 7 है, तो हमने a माइनस बी किया, a माइनस बी जब किया तो इसमें से क्या हट गया भाई, कॉमन वाला पार्ट 4 एंड 5 हट गया तो 1 2 3 बचा। b माइनस ए किया तो इसमें क्या बचा, 6 एंड 7 बचा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस का b हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। अब बात करते हैं पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट या फिर पूरक समुच्चय क्या कहलाता है, जैसे कोई सेट है, मान लो आपका घर है, तो आपके घर के बाहर क्या कोई घर नहीं है, आपका घर है, आपके घर के बाहर भी तो घर होंगे, आप कहोगे जी सर। तो अगर आपका घर है और आपके घर के बाहर भी घर हैं तो पूरे घर को, जितने भी घर दिख रहे हैं, जितने भी हाउस दिख रहे हैं, सबको कंबाइन करोगे वो क्या कहलाएगा, एक इनवर्स बनेगा। समझो ऐसे, इनवर्स बनेगा, कलेक्शन ऑफ हाउस इनवर्स बनेगा। ठीक है, अब आपके घर के बाहर वाली चीजें क्या है, ए नॉट है। ए नॉट का मतलब क्या है कि वो आपका घर नहीं है, आपके घर के बाहर आपका घर नहीं है। ठीक है, तो ए और ए नॉट, ए आपका घर और आपके घर के बाहर के घर जो है उसको ए नॉट, तो ए नॉट ही हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जस्ट माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। समझाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक यूनिवर्सल है, ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल है। अब इसमें हमने क्या किया, एक छोटू सा घर बनाया, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, और इसके जो बाहर वाली है ये ए नॉट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए प्राइम कहलाएगा। तो ये आपका घर हो गया, इसके बाहर की चीजें, तो ये क्या है, बाहर यूनिवर्सल है, तो यू को क्या लिखोगे, अगर यू को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर यहां से ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ए माइनस का, सॉरी यू माइनस का ए, यू माइनस का ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वही सेम चीज
ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट से दर्शाया जाता है समुच्चय निर्माण रूप में ए डैश को x बिलोंग्स टू यू और x नॉट बिलोंग्स टू ए, u माइनस ए से लिखा जाता है। यहाँ पे छोटू सा एग्जाम्पल लिखा गया है, 1 से लेके 8 तक नंबर है और 2 से लेके 2 4 6 8 है, तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या है कि अगर हम लोग ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो इनवर्स आता है, ध्यान रखना, और अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, फाई आता है। और अगर हम लोग 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं कि जैसे हमारे पास ए है, इसी का हमने वापस से कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वापस से हमें वही सेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम भी देख लेते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही डिटेल में है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी आपके चैप्टर में नहीं है। आप किसी भी एनसीईआरटी वगैरह उठा लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपका मैक्स टू मैक्स है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर यूनियन लगा है और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट इस पे आएगा और ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा किसमें, इंटरसेक्शन में। सिमिलर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। द्विपूरक नियम, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया 2 बार। और फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है और यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू, यू का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। कुछ और भी रूल्स हैं समुच्चय पे, कुछ और भी रूल्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं, फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले करके, ठीक है। क्या है कि अगर हम लोग इंटरसेक्शन, ये एन क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, एन क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। ए यूनियन बी कर रहे हो तो एन ए एन बी माइनस का एन इंटरसेक्शन ए बी, ये फार्मूला आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन बी फाई है, यानी ए और बी असंयुक्त समुच्चय है, तो हम लोग एन ए प्लस एन बी लिख देंगे क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई, आपकी फाई हो गई। दूसरा ए माइनस बी कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ग्राफ से समझना है बट फिगर से समझना, ठीक है। ए माइनस भी कर रहे हो तो एन ए में से इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हटा दो, बी माइनस से कर रहे हो बी में से इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हटा दो, और एन ए डैश निकाल रहे हो तो यू में से इसको माइनस कर दो। ए बी और सी परिमित समुच्चय हैं, अगर 3 सेट है तो हम लोग यूनियन का फार्मूला क्या लिखेंगे, एन ए एन बी एन सी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। वापस से रिपीट कर रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला क्या होता है, एन ए एन बी एन सी माइनस का, पहले हम लोग माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे दो दो का, ए बी बी सी और सी ए, फिर उसके बाद हम लोग आखिरी में तीनों का कंबाइंड इंटरसेक्शन ऐड कर देंगे। ये फार्मूला जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। ये सब की सब चीजें आपको ये भी मिल जाएगी पीडीएफ में, वैसे दिख रहा होगा, आप इसको जब पीडीएफ को डाउनलोड करोगे टेलीग्राम पे, वहां पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप इसको समझ लेना। ये समराइज करके मैंने एक बना दिया है कि बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, कि सारी चीजें थ्योरी व्यूरी हटा दो, कि जो मैं लिख रहा हूँ या फिर जो इसमें लिखा गया उसको हटा दो। मैथ्स है ना, तो मैथ्स में फार्मूले अगर आपको चाहिए तो ये एक आपका फार्मूला वाली सीट हो जाएगी जिसमें सब कुछ बताया गया, इंटरसेक्शन वगैरह सबके फार्मूले लिखे गए हैं, ठीक है। हट जा भाई। क्लियर है, डन है यहां तक। अब हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को निपटाते हैं फटाफट। थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित संग्रहों में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताओ। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ भाई इसमें कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, ये कोई एक नहीं कह रहा है कि कोई एक लेके आओ, सभी कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, जैसे प्रारंभ होने वाले कौन से होंगे, जून, जुलाई, जनवरी, ठीक है, तो यही तो 3 होंगे। इसका मतलब समुच्चय है, बिल्कुल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, समुच्चय है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरे पर आते हैं, दूसरा क्या कह रहा है भाई, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है। मैंने आपको समझाया था, जब भी कोई कंडीशन ऐसी बोली जाए कि प्रतिभाशाली, 10 सबसे प्रतिभाशाली, भाई किस फील्ड के राइटर हैं, लेखक तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं है, समुच्चय नहीं है। दूसरा,
विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों के क्रिकेट बल्लेबाजों का संग्रह फिर से नहीं है, याद करो। ओडीआई का अलग होगा फॉर्मेट का, टेस्ट का अलग होगा और बाकी के अलग हो गए। आपकी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, जी हाँ सभी लड़कों की बात हो रही है, सभी को एक साथ, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह है कि नहीं है? सम बोल दिया है, पूर्णांक बोल दिया है, सब कंडीशन बोल दिया है, तो मतलब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या बताया था, एक पूर्णांक है और जो -3 और 7 के बीच में है, एक पूर्णांक है -3 और 7 के बीच में, इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो -3 के बाद कौन सा आएगा? -2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या 7 आएगा? नहीं, 7 नहीं आएगा, तो 6 तक आएगा। जेड संख्या 60 का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 60 का क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है। 60 का फैक्टर अगर करोगे तो क्या क्या आएगा? 1 2 3, उसके बाद कितना आ रहा भाई? 3। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे आपका? इसको हम लोगों ने देखा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह यहां तक हो गया था, तो ये आपका क्या था भाई? गलत हुआ। आपकी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह, सभी बोल दिया गया, वर्ड यूज हुआ तो सेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका समपूर्णांकों का संग्रह। अगर आगे बात करें ये सारी चीजें कि भाई इसे हमें क्या कन्वर्ट करना है? -3 से 7 के बीच में लेना, तो ये हमने लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? समुच्चय हो गया। दूसरा वाला भी 2 3 5, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। 3 6 9 12 है, तो y = 3x हम लोग लिख रहे हैं, जहां x की वैल्यू क्या है? <4 है, और x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या। दूसरे को देखो, ये क्या लिखा गया है, इसको क्या लिखोगे? x सच दैट y = 2 की पावर n, जहां स्मॉल n कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई? स्मॉल n 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2, कहां तक जाना है हमें? 5 तक जाना है। ठीक है, और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक लेना है? 1 से लेके 5 तक लेना है। 1 को रखो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ठीक है, अब ये बाकी दोनों आप कर लेना, ये दोनों आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप इसको सॉल्व करके बताओगे क्या आ रहा है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, अगले बढ़े, आगे क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समुच्चय के प्रकार वाले क्वेश्चंस देखने हैं कि समुच्चय के प्रकार वाले कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये वाला है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित है? आपको बताना है कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है अगर हम लोग उनको काउंट कर पा रहे हैं तो फाइनाइट सेट कहलाता है। इनफाइनाइट सेट जिसमें डॉट डॉट लगा होता है, मतलब कि जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसे बोलें कि हमें कोई एक साइड का पता नहीं होता, या तो एंडिंग नहीं पता होगा या तो स्टार्टिंग नहीं पता होगा। इसमें ढूंढो वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। काउंट कर सकते हो, इजिली काउंट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। दूसरे पे आ जाओ, यहां पे देखो डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है? ये अपरिमित है। तीसरे पे आ जाओ, 1 2 3 99 100, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1, आखिरी पॉइंट कितना है? 100, पता है, तो ये क्या होगा? परिमित। ठीक है, परिमित है। तीसरे पे आओ, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अपरिमित। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये कैसे हो सकता है, समझाते हैं कैसे हो जाएगा। भाई ये रहा हमारे पास 0,0, ये 0,0। अब इस पे हम लोग सर्कल बना रहे हैं। आप कहोगे सर ये भी सर्कल जाएगा इससे? बिल्कुल जाएगा। और क्या हो सकता है? दूसरा सर्कल बनाओ ऐसे करके, थोड़ा सा बड़ा, ये भी जा रहा है। सर कोई और सर्कल? हाँ, इधर से बना दो, ये भी जा रहा है। और कोई? इधर से बना दो। ये सब के सब क्या हो रहे हैं? 0,0 से पास कर रहे हैं ना,
0,0 से पास कर रहे हैं, सबके सब 0,0 से पास कर रहे हैं, तो ऐसे कितने सर्कल बनेंगे? इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? अपरिमित हुआ। कह रहा उन सभी रेखाओं का समुच्चय जो एक्स अक्ष के समांतर है। कोई एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल समांतर रेखा कितनी होगी? इसके पैरेलल समांतर रेखा कितनी होगी? खींचते रहो भाई, इनफाइनाइट। आप कहोगे जी सर बहुत सारी होंगी, हमें खुद ही नहीं पता कितनी होंगी। इनफाइनाइट ऐसे ड्रॉ करते चले जाओ, ऊपर की साइड ऐसे नीचे की साइड, तो ये कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। तो परिमित, अपरिमित, परिमित, अपरिमित, अपरिमित, ठीक है। फाइनाइट, इनफाइनाइट वाले आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समान समुच्चय है? समान समुच्चय का मतलब होता है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी समान होंगे और जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो भी सेम ही होने चाहिए। आगे पीछे हो सकते हैं चलेगा, बट होने वही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। देखते हैं भाई, इसका मतलब क्या है? इक्वल हम लोग ढूंढ रहे हैं, इक्वल सेट। यहां पे क्या है? 2 और 3 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 2 और 3 ही आएगी। जब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 और 3 ही आ रही है। यहां पे भी 2 3 आपको दिख रहा, यहां पे भी 2 3 दिख रहा, तो a इज इक्वल टू क्या? b। इसका मतलब समान, इसका मतलब क्या? समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा x सच दैट, x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, y सच दैट, y शब्द उल्फ एक अक्षर है। अब ध्यान से समझो, ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे रोस्टर फॉर्म में, तो जो रिपीट लेटर है वो हट जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा FOL, उसके बाद डबल L है तो एक ही बार आएगा, फिर W, FOLW, FOLW, बिल्कुल सही है, दोनों समान है। A इज इक्वल टू B, आगे पीछे करके लिखे गए हैं। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ। कह रहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन आर इक्वल टू 4, x सम संख्या है। ठीक है, ये स्क्वायर में है, x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 और x सम संख्या है और x की वैल्यू 2 और 4 है। ठीक है, यही है 2 और 4 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा यहां पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कह रहा है x लेस देन आर इक्वल टू 4 है और x एक सम संख्या है। भाई 4 या फिर 4 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 और 4। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा? 2 और 4 ही आएगा। तो ये मतलब दोनों सेम है, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू कितना आ रहा? b आ रहा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और घात समुच्चय, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट के अब हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हमने कर रखा है। कह रहा निम्नलिखित स्थानों में उपयुक्त प्रतीक भरिए कि ये सबसेट है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या भर रहे हैं? सबसेट है कि नहीं है। पहला क्या है? 2 3 4, क्या इसमें दिख रहा है 2 3 4? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे? ये सबसेट है। ठीक है, दूसरे में ABC है और इसमें क्या है? BCD है। इसमें A नहीं है तो आप इसको क्या लिखोगे? सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये ABC है और इसमें BCD आ रहा है, तो इस वजह से नहीं है। अगला, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक छात्र है और आपके विद्यालय का एक छात्र है। भाई विद्यालय बड़ा होता है कि एक कोई पर्टिकुलर क्लास बड़ी होती है? आप कहोगे कि सर विद्यालय के अंदर क्लासेस बनी होती है ना। अगर कोई एक क्लास का स्टूडेंट है तो वो उस विद्यालय का भी तो स्टूडेंट होगा। तो इधर मतलब छोटी चीजें हैं और इधर बड़ी चीजें हैं, मतलब सबसेट है, सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय की सभी उप समुच्चय लिखो। अब हमें यहां पे क्या लिखना है? उप समुच्चय लिखना है। अगर इसका लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 5, फिर जो लिखा गया है उसको, तो 2 ही होंगे और टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला कितना होता है? 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। तो हमने यहां पे क्या रखा है? 2 की पावर 1, तो ये हो गया। इधर आ जाओ, यहां पे क्या दे रखा है? 0 और 1 दे रखा है। कितना? 0 और 1। तो इसका जब आप सबसेट निकालोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 5, फिर अलग अलग, फिर 2, फिर इन दोनों को साथ में कर लो, क्या ही दिक्कत है? 0 1 2 1 2, 4 हो गए।
फिर इधर पाई अलग करो, 1 2 3, उसके बाद दो दो का पेयर बनाओ, 1 2 2 3 1 3 एंड आखिरी में सबको एक साथ लिख लो। ठीक है, ये फाइव ये सेट ही नहीं है तो कोई सबसेट नहीं, कोई उपसमुच्चय नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सबसेट सेट ही नहीं है भाई। जब सेट ही नहीं है तो उसका क्या उपसमुच्चय बनाओ? सेट होना चाहिए ना कम से कम। जब कोई सेट ही नहीं है तो उसका क्या ही उपसमुच्चय होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, यदि a इज इक्वल टू 1 एंड 2 है तो pa ज्ञात करो। pa का मतलब क्या है? पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या है? घात समुच्चय। क्या मतलब है? घात समुच्चय। कह रहा कितने अवयव होंगे, यहां पे pa में कितने अवयव होंगे। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें उपसमुच्चय लिखना है। इसके उपसमुच्चय लिखो। उपसमुच्चय क्या क्या होगा? 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और फिर साथ में दोनों होंगे 1 2। ठीक है, अब यही क्या कहलाएगा? पावर सेट। अगर हम लोग इसको pa फाइंड आउट कर रहे हैं, pa का मतलब क्या होता है? सर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लो, क्या ही दिक्कत है। तो यहां पे n, pa कितना हुआ? n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो कितने हो गए? 4। लिख लो 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितने हो गए? 4 हो गए पावर सेट में 4। इसका फार्मूला भी कितना होता है? 2 की पावर n। और यहां पे कितने हैं? 2 एलिमेंट से दिख रहे हैं तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 मतलब 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? आपसे पूछा गया है कि ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला, ए बी सबसेट है क्या BCA का? सबसेट नहीं है BCA का। ए बी BCA का सबसेट नहीं है। यहां पे ए बी दिख रहा है, यहां पे भी ए बी दिख रहा है, यहां पे क्या लगा है? नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। होना क्या चाहिए था? सबसेट है। दूसरे में ए सबसेट है एक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। भाई ए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर ही तो है, ए कॉमा ई। तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर होंगे ए से लेके जेड तक। अगला 1 2 3 प्रॉपर सबसेट है 1 3 5 का। क्या ये प्रॉपर सबसेट है 1 3 5 का? मतलब कि जो इसमें होना चाहिए इधर तो दिखना ही चाहिए। तो आप इसको क्या बोलोगे? फॉल्स। क्यों फॉल्स बोलोगे? जिधर ये फेस ओपन हो रहा है उधर एलिमेंट्स आपके होने ही चाहिए, इधर वाले तो इसमें होने चाहिए। 1 2 3 है, इसमें 1 3 5, तो फॉल्स। 5 बिलोंग्स टू 1 2 3, गलत बात है भैया। 5 इसमें नहीं आ रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहां पे क्या लिखा गया? ए बिलोंग्स टू इतना, ट्रू है। भाई ये एक एलिमेंट है, दिख रहा है ना, इस वजह से ट्रू हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम लोग ऑपरेशन देख रहे हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, ये सारे फार्मूले देख रहे हैं इसमें। चलो समझते हैं क्या क्या दे रखा है। पहला क्या पूछा? ए यूनियन बी। तो हम लोग ए और बी को कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन कर लो ए और बी को, बस रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4, उसके बाद क्या है? 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद 6 8 लिख लो। ठीक है भाई, यूनियन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे यूनियन का साइन है तो दोनों की वैल्यू को कंबाइन करना है, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, बस रिपीट नहीं करना है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो 1 से लेके ये आपका 1 2 3 4 6 8 आया। इधर आओ, इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो आप देखोगे दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है इंटरसेक्शन में? तो 1 2 3 4 है, 2 4 6 8 है, तो इसमें इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, दो ही नंबर दिख रहा है। माइनस कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो। डिफरेंस करना आपको सिखाया गया था कि अगर हम लोग ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो ए वाले सेट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो मतलब ए में से बी की वैल्यू को हटा दो, तो ए इधर रहा, बी इधर रहा, तो ए में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 एंड 4 को हटा दो तो बचा कितना? 1 एंड 3, 1 एंड 3। बी माइनस सी, बी में से सी को हटा दो। 2 4 6 8 है, इसमें से सी को हटाओ, 2 4 6, तो ये 4 हटेगा, क्या 6 है? 6 हट जाएगा, 8 नहीं है, तो बचा कितना? 2 एंड 8। पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय मतलब ए डैश को क्या लिखते हो? u माइनस का ए। u कहाँ है? ये ए इधर है, इसमें से माइनस कर दो, 4 तक हट जाएगा,
तो 5 6 7 8 9। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। चलो, कह रहा है ये आपका क्या लिखना है भाई, ए यूनियन बी और पूरे का पूरक लेना है। अब ध्यान से समझो, ए यूनियन बी पूरे का पूरक लेना है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, u माइनस का ए यूनियन बी, यही तो लिख सकते हैं, पूरक का मतलब यही होता है। और ए यूनियन बी अभी हम लोगों ने यहां पे निकाला है, तो 1 2 3 4 इसको माइनस करना इससे, तो कितना आ रहा है भाई, 4 तक नंबर हट जाएगा, फिर बचा 5 और 7 9, 5 7 9। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 ये हट गया, 6 और 8 हट गया, तो बचा कितना, 5 7 9। सिमिलर इसका, तो इसको आप क्या लिखोगे, u माइनस का b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c हम लोगों ने नहीं फाइंड आउट किया है, तो b और c में कॉमन क्या दिख रहा है, b और c में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं b और c। तो यहाँ पे आपको कॉमन दिखेगा 4, 5 नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है नहीं। तो यहां से हम लोग u में से इन दोनों नंबर को हटाओ, 4 एंड 6 को हटा दो, तो बचा कितना, 1 2 3 5 7 8 9। ठीक है, अब ये कह रहा है कि b और ये इसको क्या लिखोगे भाई, इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ये रहा डी मॉर्गन्स थ्योरम। कहाँ गया डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये रहे ना डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये वाले, इनका रूल लगा के आप सॉल्व कर लेना कि भाई अगर हम लोग ये लिखा है तो आप इसको डैश कर लेना। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दो और देखो क्या ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम के साथ ये लिखोगे। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी और इसका पूरक, तो मतलब यू में से आप बी इंटरसेक्शन सी को कर रहे हो। तो अभी ये हमने सॉल्व किया था, ये दोनों सेम ही आ जाएंगे, ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। क्लियर है, डन है यहां तक। चलो नेक्स्ट, इन दोनों का देखो, इन दोनों का यूनियन लेना है, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए में हमारे पास क्या एलिमेंट है, 1 से लेके 4 तक, इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी का कितना आया था, बी यूनियन सी, अच्छा बी और सी को कंबाइन करके लिखना है। तो 2 3 4 5 6 8। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये आ गया। बाकी ये आप कर लेना। ये कैसे करोगे, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, फिर यूनियन लेना इन दोनों के इंटरसेक्शन के साथ। तो आप इसका आंसर कमेंट करोगे, कमेंट करोगे ना, हाँ जो भी बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा, जब भी देखिएगा, आज 2 3 दिन बाद 10 दिन बाद, तो इसका कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े हम लोग, डन है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेन आरेख वाले क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला वेन आरेख से कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, वेन डायग्राम से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेरे साथ ही कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। आपको 2 बक्से बनाने हैं, अच्छा जी, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, ओवरलैप नहीं मतलब कि एक दूसरे को कट करते हुए बना दिए गुरु, ये बन गया। अब ध्यान से समझो, इन्होंने बोला है, इसको क्या लिख सकते हो, u माइनस का a यूनियन b, यही तो लिख सकते हो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा बड़ा सा बक्सा है, हमें पूरक लेना है किसका, a यूनियन b का। a यूनियन b को हमें u में से माइनस करना है। तो ये पूरा का पूरा u है, ये पूरा का पूरा u है, और ये वाला, ये जो भाग है ये क्या है, यूनियन वाला भाग है। तो हमें क्या लेना है, अगर इसके बाहर की वैल्यू लेनी है तो ये वाली वैल्यू आएगी,
तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, u माइनस का a यूनियन b। दूसरे में आ जाओ, कह रहा a डैश और b डैश दोनों नहीं होने चाहिए, a डैश और b डैश दोनों नहीं होने चाहिए, ना तो a दिखना चाहिए ना तो b दिखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये पहला है, ठीक है, ये भाई साहब पहला है। दूसरा, दूसरा वाला बनाते हैं। दूसरे में भी दो गोले चाहिए हमें, जी हाँ बिल्कुल, दो गोले बनाने हैं, पहला गोला एंड दूसरा। ये हमने बना दिया, इसके बाहर एक ये बना दिया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये u हो गया। इन्होंने बोला कि a भी नहीं होना चाहिए, ना तो ये दिखना चाहिए और ना ही तो ये दिखना चाहिए, मतलब ये बाहर वाली चीजें दिखनी चाहिए वापस से। तो इसको वापस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला a माइनस बी कर दो, b माइनस ए कर दो। भाई a माइनस बी करोगे तो ये वाली चीजें बचेगी, और b माइनस ए करोगे तो ये वाली चीजें बन जाएंगे, और दोनों को जब आप यूनियन लोगे, भाई ये क्या है, a माइनस बी है और ये क्या है, b माइनस ए है, तो इन दोनों को जब आप कॉमन लोगे तो ये कितना बनेगा, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझ में आया, दोनों का यूनियन लिया, उसमें से हटा दो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कह रहा वेन आरेख की सहायता से दर्शाइए कि इतना 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 है। वेन आरेख की वेन आरेख की सहायता से हमें दिखाना है कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। देखते हैं भाई, हमें अब तीन गोले बनाने हैं। अभी तक हम लोग दो बना रहे थे, अब तीन बनाएंगे। और तीनों में कुछ कॉमन दिखा देंगे। ये तीन बन गए। अब इन्होंने बोला कि ए का इंटरसेक्शन लेना, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी का। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी देखते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है, बी और सी का यूनियन लेना है। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी यूनियन सी कर रहे हो, ये पूरा बी है ये पूरा सी है, तो अगर हम लोग इसका यूनियन ले रहे हैं तो ये रीजन हमें देखने को मिलेगा। बी और सी वाले भाग में ये कॉमन दिखेगा, यही तो दिखेगा। अब इन्होंने बोला कि इसका इंटरसेक्शन आपको ए के साथ लेना है। तो जब आपने इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया, तो अब इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ इतना भाग दिख रहा है, सिर्फ ये वाला भाग इंटरसेक्शन में दिख रहा है। इसको मैं हाईलाइट करता हूं जिससे आपको दिखे कितना भाग, सिर्फ और सिर्फ इतना भाग। ये कॉमन दिख रहा है ना, ये कॉमन दिख रहा है। चलो इसी को दूसरे वाले से समझते हैं। कह रहा ए इंटरसेक्शन बी लेना है। इसको मैं कलर कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये कॉमन पार्ट निकल के आया, ठीक है, ये वाला कॉमन पार्ट, यही हमें इधर प्रूव करना है, ये कॉमन है। इसको मैं कलर भी कर देता हूं, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हो आप, कि सर ये जो है ना, ए बी और सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। इधर आ जाओ, इधर भी तीन गोले बनाते हैं फटाफट। पहला, दूसरा, अच्छा सेमी कलर का होगा, ठीक है, दूसरा, और एक और बना लेते हैं, तीसरा। तीन गोले बन गए। अब इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी लेना है। जब हम लोग इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए रहा और ये बी रहा, दोनों में कॉमन पार्ट ये आया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हमें ए इंटरसेक्शन सी लेना है। ए और सी में कॉमन पार्ट कितना है, ये है, ये है। अब इन्होंने बोला कि दोनों का हमें क्या चाहिए, दोनों का यूनियन चाहिए, मतलब कि इस पूरे का यूनियन चाहिए। तो इस पूरे का यूनियन मालिक यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा यूनियन। क्या सेम चीज इधर भी हम लोगों ने कलर किया था, इधर भी वही कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये ठीक है। नेक्स्ट अगला,
अब कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला कह रहा है x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx इज इक्वल टू 17 है, ny इज इक्वल टू 23 है, और ये है और पूछा है आपसे, ठीक है, आपसे पूछ रखा है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, nx प्लस ny माइनस का, ये फार्मूला पढ़ा था, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। nx की वैल्यू कितनी है, अच्छा हमें क्या फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है ना, x इंटरसेक्शन y। nx की वैल्यू 17 है, 23 है, माइनस का यूनियन की वैल्यू कितनी है 38। ये दोनों ऐड कर दो आप, 17 प्लस 23 कितना होता है भाई 40, माइनस का 38, आया कितना 2। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी बोल सकते हैं, 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसको आप सर्कल से बनाओ। दो लोग हैं, अच्छा जी 2 लोग हैं, ठीक है। ये पहला क्या है, हिंदी वाले हैं, ये हिंदी बोल दो इनको। दूसरे क्या है, इंग्लिश है। एनएच की वैल्यू कितनी है 250 है, और एनई की वैल्यू कितनी है 200 है, और टोटल कितने हैं 400 है। टोटल इनका अगर सम करोगे 400 है। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हमें ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना। यूनियन की वैल्यू उन्होंने खुद दे रखी है, हिंदी और इसकी कितनी 400। क्लियर है, ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हमें चाहिए। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखोगे, NH NE माइनस का H, NH की वैल्यू कितनी है 250 प्लस NE की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है, और माइनस यहां पे यूनियन की वैल्यू कितनी है 400। तो ये कितना हुआ 450, 400, ये कितना हुआ 50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ रहा 50। दूसरे तरीके से इसको आप 50 भरोगे, पहले 50 भरा तो ये कितना हुआ 200, ये कितना हुआ 150, ठीक है। अब इनको जब आप ऐड करोगे 200, 150 और 50 कितना आएगा 400। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 व्यक्तियों के समूह में 500 हिंदी बोल सकते हैं और 450 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे सर, कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसको। 2 सर्कल हमने बनाया जी, बिल्कुल। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कह रहा 800 व्यक्तियों के, टोटल 800 हैं, टोटल 800 का मतलब हिंदी और दूसरे क्या है अंग्रेजी वाले 800, और यहां पे 550 हिंदी बोल सकते हैं, और NH, अच्छा ये सॉरी NH है ना, ये NH है, 550 हिंदी बोल सकते हैं, और NE की वैल्यू कितनी है 450। तो कॉमन कितना आएगा 550, 450, 600, 1000, मतलब कॉमन कितना आ रहा है 200। 200 लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, 200 लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अब यहाँ पे केवल कितने व्यक्ति, अच्छा यहाँ पे हम लोग फिल भी कर लेते हैं। ये आपका NH है, ये आपका इंग्लिश है, और ये कितने आ रहे हैं 200। अगर ये 200 है और NH की वैल्यू कितनी है 550, और NE की वैल्यू कितनी है 450, तो ये कितना हुआ 200 बोल रहे हैं, तो ये कितना हुआ 350, और ये कितना हुआ 250, ठीक है। अब जो जो पूछ रहा है उसको यहीं से देख देख के रख दो। पहला क्या पूछा है, व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं, केवल हिंदी बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। तो केवल हिंदी वाले ये हैं, ये भाग क्या है केवल हिंदी, केवल हिंदी, और ये भाग कितना है केवल इंग्लिश, केवल अंग्रेजी, और ये क्या है कॉमन वाला दोनों।
अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है। ठीक है, केवल हिंदी बोल सकते हैं कितने, 350। दूसरा, कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 250। कितने व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, कम से कम, भाई कम से कम एक भाषा, मैक्सिमम दोनों, तो इन दोनों तीनों को ऐड कर लो, कितने, 800। कम से कम का मतलब मैक्स टू मैक्स जितने हो सब। कितने व्यक्ति दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं का मैंने सॉल्व किया, कितना, 200। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, एक स्कूल में 20 शिक्षक है। शिक्षक किस सब्जेक्ट के हैं, गणित है, मैथ्स के और भौतिकी फिजिक्स के। कितने हैं टोटल, 20। इसमें से 12 का मतलब एनएम, 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। इंटरसेक्शन की वैल्यू इन्होंने ठीक है फिजिक्स ना, हाँ एफ, इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 4। अब इसको सॉल्व करना है। क्या फार्मूला होगा, एनएम प्लस एनएफ माइनस का, तो यहां पे इसकी वैल्यू रख दो 20, एनएम की वैल्यू 12 है, प्लस एनएफ हमें फाइंड आउट करना है, ये माइनस का 4 है, माइनस का 4, माइनस 4 इधर लेके आओगे 24 हो जाएगा। 12 प्लस का एनएफ, ये इधर हटा दो तो एनएफ की वैल्यू कितनी हुई, 12। तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। ठीक है, अगला डी मॉर्गन्स का हम लोग भी कुछ फार्मूले देख लेते हैं। ये वाले यहां पे आपका ये वाला लगेगा, डन है। इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन लगेगा। कह रहा है कि भाई यू है, ए है और बी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए वाले को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, इसको क्या लिखोगे, यू माइनस का ए यूनियन बी, यही तो लिखोगे, ये लिखोगे। तो u में से हम लोग माइनस कर रहे हैं। u का मतलब कितना है, 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से माइनस कर रहे हो a यूनियन b को। a और b को कंबाइन कर लो, 1 2 3 है, 4 5, इसमें से माइनस करो दोनों को, 5 तक तो हट जाएगा, बचेगा कितना, 6 7 8। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अच्छा जी, राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या दे रखा है हमें, ए बी। अगर हम लोग देखें तो इसको क्या लिख सकते हो, u माइनस का ए, u माइनस का b। u में से a को हटा दो, u हमारे पास ये रहा, a ये रहा, 1 2 3 को हटाओ, क्या बच रहा है, 4 5 6 7 8। इसका हमें यूनियन लेना है। u में से b को हटा दो, b कितना है, 3 4 5 है, तो बचा कितना, 1 2 6 7 8। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, क्या 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 8, 6 7 8। इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो, ये आप खुद से कर लेना, ये आपका SW है, होमवर्क। ठीक है, नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये आपका था भाई 1 शॉट वाला, पूरा का पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपके डाउट होते हैं, कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।